दोस्तों, डॉक्टर सागर मेरे सामने बैठे हैं और डॉक्टर सागर ने ही अनारकली ऑफ आरा में मोरा पिया गीत लिखा है। और काफ़ी समय से ये हिंदी फिल्मों में गाने लिख रहे हैं। अनारकली ऑफ आरा में शायद इनकी और अविनाश दास निर्देशक की आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें इनको ज़्यादा गाने लिखने थे, लेकिन इन्होंने एक गाना लिख कर ही खुद को छिपा लिया, बचा लिया, जो भी कहें। तो डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम लोग इसको लाइव कर रहे हैं और अनारकली ऑफ आरा जो हमारा पेज है फेसबुक का, उसके जरिए हम जा रहे हैं। और हो सकता है कभी देखें या कोई बाद में देखें। ये कि रिकॉर्ड कर लिया जाए, हम लोग चीज़ों को रख लें अपने पास। तो सबसे पहले तो इसी गाने पे बात करते हैं कि अविनाश और आपका परिचय कैसे हुआ और इस गाने तक कैसे आई। जी, ये अविनाश जी का एक बार फ़ोन आया। फ़ेसबुक के ज़रिए हम उनको जानते थे। वो मोहल्ला लाइव की वजह से वो बहुत मशहूर रहे ही हैं फ़ेसबुक पे। हम्म। तो एक बार उनका फ़ोन आया और वो बहुत पुरानी बात है और उन्होंने बुलाया कि हम एक फ़िल्म कर रहे हैं जिसमें आरा की अपने अपने बिहार की कहानी है, यूपी बिहार को लेकर के ही वो कहानी है। तो ऐसा मुझे बताया गया है कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। तो बात आई गई। फिर कमर कस के पूरी तैयारी के साथ अविनाश जी मुंबई में पहुंचे और मुझे फिर से बुलाया गया। उसमें मुझे याद करने वालों में रविंद्र रंधावा, जो हमारे साथी हैं, हमारे बैचमेट हैं जेएनयू से, हम्म। और स्वरा भास्कर हैं जो इस फिल्म की लीड हैं। तो आप इन दोनों का ने जिक्र किया था मेरा कि सागर को बुलाया जाए इस फिल्म के लिए। हम्म। तो मुझे बुलाया गया और मुझे साइन कर लिया गया सारे गाने लिखने के लिए। हम्म। और मुझे साइनिंग अमाउंट भी मिल गया, बुला के दे दिया गया। और मैंने गाना लिखा। और मैंने ये गीत जब लिखा कि अ, मोरा पिया मतलब का यार, हमका कन्फ्यूजिया के गया, हम्म। खिड़की से पटना दिखा के गया, हमरा तो चौखट के भीतरी जुलम है, हम्म। सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम है, हम्म। देखा सूट बूट जुल्मी तैयार, मोरा पिया मतलब का यार। तो मैं बता दूं कि अचानक इस रोमांस में और चीज़ों में अगर ये एक प्रतिरोध जैसी चीज़ आ रही है कि हमरा तो चौखट के भीतरी जुलम है, सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम है। हम्म। तो मेरी पीएचडी ही इसी टॉपिक पे है। समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ में। ओहो। तो नारी के जो समकालीन कवियत्री अनामिका, सविता सिंह, कात्यायनी, ये जो मेरी फेवरेट पोइट हैं आज इस दौर की, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इनकी। तो मेरे भीतर घूम फिर के वो बात आ ही जाती है। वो रोमांटिक गीत भी लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी नायिका डोमिनेट करती है। तो ये इस गीत के अंदर भी वो सारी चीजें धीरे धीरे दिखेंगी। और जैसा अविनाश दास जी ने लिखा है इधर फेसबुक पे जिक्र किया है कि इसके कई मतलब रूप हैं, और जो जैसा जिस तरह से आप देखेंगे वैसे दिखेगा। एक प्रतिरोध है सागर का इस गीत को लेकर के कि खुलेआम कवि गीतकार नहीं बोलता है, वो पोइट्री के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से कैसे अपनी बात को निकाल के लेके आता है। तो इस गीत में मैंने ये निकालने की कोशिश की है। और जो अन्य गीत मैं अनारकली में नहीं लिख पाया उसकी कई वजह हैं। एक तो उस दरमियान मुझे कई फिल्में मिली हुई थी और जिसके लिए मैं साइन भी हो गया था, मुझे पैसे भी मिल गया था। तो मेरे ऊपर बहुत दबाव था। और मैं 8-10 फिल्में इस समय मेरी बन के रेडी हैं। तो वो एक संयोग था कि उसी दरमियान ये सारी फिल्में मिली। और मैं थोड़ा आराम से काम करता हूँ। हम्म। मुझे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत ही कम होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझे बर्दाश्त कर पाते हैं। विपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर के अलावा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर मुझे अभी तक झेल नहीं पाया है।
तो इसीलिए हमारी उनके साथ ज़्यादा ट्यूनिंग बनी हुई है कि मैं आराम से लिखता हूँ जब तक मैं खुद संतुष्ट ना हो जाए। तो क्या हम मान के चलें कि अविनाश दास और रोहित शर्मा से आपकी पट नहीं रही थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा तो बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करते हैं। और अविनाश जी तो बहुत ही प्यारे कि अरे सर लिख दो, सर लिख दो। तो उसमें मैं कर नहीं पा रहा था, मैं मजबूर भी था और बहुत ख्वाहिश थी रोहित जी की मैं गाने करूं आगे के। लेकिन मैं यहाँ वहाँ 3-4 जगह लिखते हुए पहुंचता था जब मेरी बैटरी डाउन हो चुकी होती थी इमेजिनेशंस की, कल्पनाओं की। फिर उनके स्टूडियो में बैठ करके ही करना होता था। तो चीजें ऐसी रही कि मैं जल्दबाजी में नहीं लिख पाता। इसका मुझे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। तो ये बात है सर। अरे, और कैसे शुरुआत हुई? आप हिंदी फिल्मों से कैसे जुड़ गए? आप तो पीएचडी कर किए हुए हैं, आप चाहते तो लेक्चरर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सर, सकते थे। और अध्यापन में जाना तो लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में किसी ने बहुत पुण्य किया हो तो इस जन्म में टीचर बनता है। हाँ, तो हाँ लगता है ये, ज्यादा पुण्य नहीं किया था हाँ आपने। बिल्कुल ये सच्चाई है कि हमारे दोस्त जो है वो तनख्वाह बताते हैं कि महीने में भाई 80,000 1 लाख अकाउंट में गिर जाता है। हमें तो रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। तो उसका मलाल मुझे कभी नहीं रहा। मैं बचपन से ही मेरा ये ख्वाब था कि मैं फिल्मों में गीतकार बनूं। और अच्छा, ये शुरू से था? बचपन से मैं दूसरी बचपन क्लास मतलब बलिया के मैं दिनों में? बलिया के दिनों में मैं दूसरी क्लास से कविताएं लिख रहा हूँ और तीसरी क्लास में मैं सम्मानित हुआ हूँ। 7वीं क्लास में मेरे लिखे गीत रेडियो स्टेशन गोरखपुर से गाए जाने लगे। उस समय का कोई गीत सुनाइए अगर याद हो तो, उस समय और उसको का गा के सुनाइए। उस समय का गीत देशभक्ति, वो टाइम था हाँ भाई, देशभक्ति ही से तो लिखते थे ठीक है। और गाते थे। और सरस्वती हम्म, वंदना। हम्म। तो देशभक्ति में ये था कि देशवा के खातिर बिरना दे दिहले परनवा बारी उमरिया रहली सीमावा पे भैले कुर्बान बारी उमरिया रहली देशवा के खातिर बिरना दे दिहले परनवा बारी उमरिया रहली सीमावा पे भैले कुर्बान बारी उमरिया रहली। और सरस्वती वंदना में मैंने नए नए लेकिन बोल आप किए। शुरू से भोजपुरी में लिखते रहे और हिंदी में लिखने का क्यों सोचा आपने कि क्या मैं तो हिंदी फिल्मों के लिए? तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप तो भोजपुरी में लिखते रहे, काफ़ी लंबे समय तक लिखा आपने। और जैसा कि आपने बातचीत में कभी बताया भी कि आपके पास जो धुन कह लें, लय कह लें, रिदम कह लें, जो एक गेयता जो है वो उन्हीं से आया है। हाँ, और वो भी जो अपने लोक सामाजिक जीवन की जो लोक अपने धुनें सामाजिक लोक हैं जीवन और सामाजिक जीवन उन्हीं से के आया है। पैटर्न पे, इसीलिए जी। मुझे धुन पर, मुंबई में जो म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाते हैं हम्म। तो इसीलिए मुझे उस धुन पर गाना लिखने में असुविधा नहीं होती। ओके। क्योंकि मैं कविताएं तो लिखता रहा हूं तो अपनी मर्जी से लिख लूंगा, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर जब ट्यून बना के देता है तो आपके लिए आसान होता है? मेरे लिए आसान होता है, ओके। क्योंकि लोक जीवन में मैं धुनों पर ही चढ़ा चढ़ा के गीत लिखा। तो वो उसके कुछ प्रसंग याद हो बचपन के जो आपने, या किन जो हमारे सामाजिक जीवन के ऐसे कौन से काम हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया या जिनसे सीखा आपने? जी, तो खास तौर से जब हम छोटे थे तो मेरी माँ और चाची आटा पीसती थी, आटा चक्की जिसको जाता बोलते थे। जाता हूँ। और उस पे गाए जाने वाले उस गीत को जतसार कहते हैं। तो मेरी माँ और चाची बहुत झूम झूम के जतसार गाती थी। तो वो जो मीटर था ना, जो काफिया है, वो काफिया का रिदम मेरी समझ में बचपन से आ रहा था। और वहां से सच पूछिए तो वो काफिया मैंने जतसार से सीखी है। तो कोई जतसार सुना सकते हैं आप? याद है? अब उसमें या बहुत धुन याद होगा? धुन पर्टिकुलर, जैसे कि धान रोपनी का अगर गीत है तो मैं धान भी रोपा हूँ खेतों में औरतों के साथ और मजदूरों के साथ। तो धान रोपते हुए गीत गाते थे। जैसे एक गीत गाते थे जो मुझे अभी भी याद है कि एक निर्गुण है वो, कि एकतम बारी हो भोरी
दोसरे पिया के हो छोरी, एक तमो बारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो चोरी, तीसरे हो बिरही के देहिया मातलिए राम। तीसरे बिरही के देहिया मातलिए राम। फूल लोरे गईलो हो बारी, सारी मोरी अटकली डारी। लिखिया हो मोरे रामा, हरि बिना हो सरिया, केहू ना उतार लाए राम। तो सर ये लोक धुनों में कजरी, सोहर, झूमर, चैता, चैती, होली, ये तमाम जो विधाएं हैं, उन विधाओं में जो हम गीत सुन रहे होते हैं, तो उससे मेरी एक दुनिया बन रही थी गीतों की। और उससे थोड़ी पढ़ाई लिखाई से चीज़ों में बदलाव आता है, विचार बदलते हैं, और विचारों के माध्यम से हम थोड़े अपने विचार लेकर के, जैसे 8वीं क्लास यूपी बोर्ड की किताब में 8वीं क्लास में विलियम हार्वे ने बताया है कि दिल में कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ पंप करने की जगह है। तो ये प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ दिल में कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रेन का खेल है। तो उसमें बड़ी बहसें करना और नए ढंग से कुछ बनाने की कोशिश करते थे हम, कि ये दिमाग का खेल है, इश्क दिमाग ये मेरा दिल पे भी भारी है, ऐसा हम कुछ करने की कोशिश करते थे। नए नए प्रयोग कर रहे थे, किताबों को पढ़ते हुए नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी भी कुछ गीतों में मैंने इधर बीच नया प्रयोग किया है। वो गीत आने वाले हैं। राखी शांडिल्य के निर्देशन में कल्की कोचलिन की एक फिल्म है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं माइकी मैकलेरी। तो उसमें मैंने एक नया प्रयोग किया है। वो आप देखेंगे कि रॉक किस तरह से माइकी मैकलेरी रॉक धुन लेके आते हैं, और मैं कैसे फोक एक चीज़ लेकर के और उसका मैंने कॉकटेल बनाया है। तो ये ऐसा मैं किया हूँ। चाहे सुधीर मिश्रा जी की फिल्म जो आ रही है और देवदास, तो उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था जिम मॉरिसन का दिस इज द एंड और लियोनार्ड कोहेन का एवरीबॉडी नोज। तो यहाँ की अंग्रेजी चीज़ों को लेके अंग्रेजी गीत और प्लस हम कजरी, सोहर, झूमर, इन दोनों को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को अच्छा लग रहा है ये। लेकिन सागर ये दिक्कत है कि लोग दोनों लोकगीत, और ख़ास करके अगर वो लोग दोनों लोकगीत अगर पुरविया हो, अपने भोजपुरी भाषी हो, तो लोग मानते हैं कि बहुत डाउन मार्केट चीज़ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर पंजाबी धुन आए, तो लोग कहेंगे बहुत ही अप मार्केट चीज़ है। ये क्यों बन गया है और ये कैसे टूट सकता है? ये तो क्या है सर कि मेरा मानना है कि ये विद्वानों का मानना है कि भाषा जो है आदमी की इकोनॉमी से तय होती है। जिस भाषा में इकोनॉमी चलती है उससे भाषा की वैल्यू बढ़ती है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ भाजी बेचने वाला, यहाँ पे ठेला लगाने वाला, वो भोजपुरी बोल रहा होता है, पुरविया होता है, और दूसरा क्लास जो होता है वो वही आदमी अगर टाई कोट पहन के और अच्छी जगह पे बैठा हुआ उस जबान को बोलता है, तो वो जबान रिच लगने लगती है। तो तमाम मजदूरों की ये जबान है, तो वो देख करके ही पहले उसका मार्केट गिरा दिया जाता है। और पंजाबी में तो पूरा पंजाब कनाडा और अमेरिका में बसा हुआ है, उधर अब्रॉड बसा हुआ है, तो उसका बिजनेस भी बड़ा है, अब्रॉड में फिल्में रिलीज। तो क्या यही वजह है कि भोजपुरी फिल्मों की भी स्थिति सचमुच इतनी खराब है? हाँ, इसमें भाषा का बिल्कुल कहीं पे भाषा ने जो भाषा भाषी हैं वो समृद्ध नहीं है, या समृद्ध होते ही वो अपनी भाषा छोड़ देते हैं। समृद्ध होते ही तुरंत भाषा छोड़ते हैं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। जो गांव में लोक जीवन में जो जबान बोलते हैं, तो वो जबान नहीं लेके आते हैं। मैं इसमें ये नवीन जी हैं, बलिया के रहने वाले, वो दुबई में रहते हैं, और मैं बहुत हैरत में रहता हूँ कि उनकी
पढ़ाई अच्छी है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन इतना देसी भोजपुरी के शब्दों को लेके आना किसी के भूते की बात नहीं है। और मैं बहुत हैरत में रहता हूँ, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो बड़ी पोजीशन में पहुंच के जब हर कोई ऐसा स्टेप लेगा तो इसमें सुधार आएगा, और ऐसा कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा। अभी मैं कल ही एक मीटिंग में गया हुआ था, और वो डायरेक्टर पूरा नरेशन इंग्लिश में मुझे दे रहे थे, और मैं पूरे नरेशन को सुन रहा था, लेकिन बातों बातों में मुझे पता चला कि वो बिहार की तरफ से हैं। तो फिर मैं आ गया भोजपुरी में, और फिर वो भोजपुरी में बात करने लगे। तो यही आपके घर के पास के ही सीसीडी में हम कल भोजपुरी में ही पूरा नरेशन फिर चला हमारा। तो वो हम जैसे लोग जो आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पोजीशन में आ करके, चाहे जो यूपी बिहार के बड़े डायरेक्टर आए, चाहे प्रकाश झा, अनुराग कश्यप, अगर ये लोग उस जबान में, उस भाषा में अच्छे से काम करें, तो इसका स्टैंडर्ड तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत कहने में दुख होता है कि बहुत ही भोजपुरी फिल्म के जो मेकर्स हैं, उनका स्तर इतना नीचे है कि उनको वो फिल्म के नाम देख लीजिए कि इतने गलत लिखे हुए स्पेलिंग। तो जिसमें आपकी भाषा, अपनी भाषा की स्पेलिंग लिखने नहीं आती है, उस भाषा का विकास कैसे कर सकते हैं आप? तो तमाम गड़बड़ियां हैं इसमें। जो पढ़ा लिखा क्लास है और जो अच्छे ओहदे पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो अगर उतर करके अपनी जबान में काम करें, तो उसको वही ऊंचाई हासिल होगी, जैसे सैराट जैसी फिल्में बन करके और इस मुकाम पे पहुंच रही हैं। तो फिर से हम लोग मोरा पिया मतलब का यार पे आए। इस फिल्म के बारे में एक शुरू से ही प्रचार चल रहा है कि इसमें द्विअर्थी गाने हैं जी। द्विअर्थी गाने की जब बात चलती है, तो अमूमन लोग मानते हैं कि द्विअर्थ में दूसरा अर्थ जो होगा वो असली या फूहड़ होगा। हाँ, जबकि आपका गीत भी द्विअर्थी है जी। हाँ, और लेकिन जो दूसरा अर्थ है वो बहुत ही राजनीतिक है। जी सर। हाँ, तो इस राजनीति के पीछे क्या पृष्ठभूमि है? सर, इसमें तो क्या है कि जो देश के जो हालात है, जो स्थिति है, तो ये अविनाश जी का ही उनका ही ये दिया हुआ था, कहा हुआ था कि इसमें कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए, आपके बिंबों के माध्यम से कुछ बात नई आनी चाहिए। तो मैं अश्लीलता की तरफ मैं कभी जाने की कोशिश नहीं किया। कुछ लोगों को, अविनाश जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फेसबुक पे लिख भी चुके हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, वो अगर वो सेलेबल है, वो बिक रहा है मार्केट में तो। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी बातों में किसी तरह का औरत को इस तरह से लेके आना, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी साहिर साहब को समर्पित की है। और साहिर साहब को ही फॉलो करते हुए मैं मुंबई तक आया हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उससे बाजार दिए, चाहे जो भी है। तो कहने का मतलब है कि मैं कभी औरत को ला ही नहीं सकता। राजनीति तो तमाम हमारे त्रिलोचन शास्त्री से लेकर के और गोरख पांडे, नागार्जुन, ये जितने दिग्गज राइटर हैं, उनकी कविताओं में तो चलता ही रहा है। और हम तो साहित्य के बैकग्राउंड से आए, हिंदी साहित्य में पीएचडी करके आए हैं, तो उसमें राजनीति की छवि तो आनी ही चाहिए मेरी कविता में, मेरे गीत में। तो वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आया है। इस गीत को गा के सुना सकते हैं आप? और इसकी क्या यादें, रिकॉर्डिंग की कुछ यादें हो तो बताएं। इसमें ये गीत तो मैं गा नहीं पाता हूँ जल्दी। तो रिकॉर्डिंग के समय की कुछ प्रसंग और रिकॉर्डिंग के समय में रोहित जी ने एक सिंगर थी, दिल्ली से आई हुई थी वो, तो उनकी आवाज़ अच्छी थी और उन्होंने गाया था। लेकिन बाद में कुछ पूरी टीम का फैसला हुआ कि शायद उसमें संदीप जी का जो प्रोड्यूसर है, और उनका ये फैसला था कि किसी रिनाउंड सिंगर से इस गीत को गवाया जाए। तो उस गाने की फिर से री रिकॉर्डिंग हुई, और रोहित जी ने फिर ये स्वाति शर्मा, जो जिनका बनो तेरा सागर और हिट हुआ है, और भी उनके हिट गाने हैं, तो उन्होंने गाया है इस गीत को। तो कितने खुश हैं आप गाने से उनके, और जिस तरीके से गीत निकल के आया उससे आप कितने खुश हैं? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने
भरपूर जगह भी गीतकारों को रोहित जी जगह देते हैं, भरपूर तवज्जो देते हैं, उनको लिखने का, फैलने का भरपूर मौका देते हैं। उन्होंने मुझे भी दिया और मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने अच्छी धुन बनाई इस गाने की और लगातार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि म्यूज़िक धुन भी बहुत अच्छी बनी है, लिरिक्स और धुन दोनों बहुत ही अच्छा बैलेंस बन के इस गाने में आया। और स्वाति के गायकी से कितने खुश हैं आप? स्वाति की आवाज़ मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, उनकी आवाज़ पसंद है मुझे। मैं हालांकि मैं चाहता था कि एक भोजपुरी की सिंगर है देवी, तो ये गीत उनसे भी गवाया जा सकता था। हाँ, लेकिन उसमें तमाम टीम का फैसला होता है, तो गीतकार की इतनी औकात नहीं होती है कि ज़्यादा घुसने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ पर्सनली। बाकी आपने पूरा एल्बम सुना क्या अनारकली ऑफ आरा का? हाँ। और आपको दूसरे को कौन से गीत पसंद आए हैं, कौन से गीत अच्छे लगे? 10 गीत हैं इसमें, उससे ज़्यादा। हाँ, तो उसमें हाँ 8-10 उसमें तो एक ये इनका अपने राम कुमार जी का तो ठीक है, वो तो वो जगह है, वो सिचुएशन है ऐसा। दुनलिया जो है, हाँ, दुनलिया में जंग लगा, और वो गाना अच्छा है। वो सिचुएशन पे उस तरह की एक नर्तकी से, एक डांसर से हम इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, एक बहाना है उस तरह के गीतों को लाने का, तो वो मुझे अच्छा लगा। और बाकी रविंद्र रंधावा हैं, उनके वो तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, कमाल के इंसान है वो, उनको सब कुछ आता है और उनको अच्छा आता है। बहुत लोग हैं यहाँ पे कि उनको सब कुछ आता है लेकिन सब नहीं आता और रविंद्र जी को सब कुछ आता है और अच्छा आता है, तो अच्छी धुन भी बनाते हैं। तो इस गीत के साथ जो विजुअल्स चल रहे हैं अभी, हाँ, वो कैसे लगे आपको, और स्वरा का परफॉर्मेंस इस गाने पर? हाँ, मुझमें थोड़ा सा स्वरा का परफॉर्मेंस, लेकिन पूरा जो उसको और उठाया जा सकता था और उसमें एनर्जी भरी जा सकती थी, ऐसा वो पूरे उस सीन को देख के लग रहा था कि उसमें और ताकत भरी जा सकती थी। लेकिन स्वरा भास्कर तो आज के इस वक्त की सबसे टैलेंटेड, और वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंटेलेक्चुअल में गिनी जाती हैं, तो उन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मेरे गीत पे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गीत पे स्वरा भास्कर है। तो अब हम लोग अंतिम सवाल पे आ जाते हैं, छोटा ही करेंगे हम लोग, कि अभी और कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं? हाँ, तो सर वो एक तो अनारकली ऑफ आरा आ जाएगी, इसी महीने आ जाएगी जी, और 7 अप्रैल को आ रही है लाली की शादी में लड्डू दीवाना, जिसके डायरेक्टर मनीष हरिशंकर हैं और मैं विपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गीत लेकर के आ रहा हूँ। राहत फतेह अली खान, मोहम्मद इरफान, पलक मुच्छाल, जुबिन नौटियाल, और कल अमित मिश्रा के साथ रिकॉर्डिंग थी मेरे गीत का, जो अभी बुल्लिया उनका हिट हुआ है। तो ये 7 अप्रैल को ये फिल्म आ रही है, उसका भी ट्रेलर लॉन्च हो गया है। अक्षरा हसन, विवान शाह और चौधरी है। और इसके अलावा राखी शांडिल्य की फिल्म है जिसमें कल्कि कोचलिन है, तो वो भी बन के रेडी है फिल्म, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर माइकी मैकलेरी हैं। गाना मुझे बेहद पसंद आया है, उसका जो उन्होंने शूट किया है। और इसके अलावा एक फिल्म है पिक्चर, जिसका गीत लिखने का मौका मुझे इरफान जी की तरफ से मिला है। अच्छा। उन्होंने ही ये मौका मुझे दिलाया। उन्होंने एक गीत सुना, मैंने गीत लिखा था कि इंसान ही इंसान से कितना जुदा है, सबका यहाँ अपना अपना खुदा है। किसने बेढंगी ये दुनिया बनाई, कोई सिख हिंदू है मुस्लिम ईसाई। जन्नत की ख्वाहिश में ये क्या किया कि ज़मीन देखकर अब जहन्नम भी रोया। तौबा तौबा ये क्या हुआ, गुमराह अब ये इंसान हुआ। तो इस गीत की वजह से हमारी एक मीटिंग हुई इरफान खान के साथ, और उनकी वजह से एक फिल्म में गीत लिखने का मौका मिला। तो वो है
सुधीर मिश्रा की आने वाली फिल्म है, जिसमें उसमें भी मैंने गीत किए हैं। तो इस तरह की फिल्में हैं। एक फिल्म और मैंने की है, अभी जल्दी ही रिकॉर्डिंग थी। अल्तमस एक सिंगर है, तो उनके साथ अभी रिकॉर्डिंग थी, और जावेद अली के साथ अभी रिकॉर्डिंग है इस वीक में। फिल्म का नाम है अवसान। और इस तरह से कई फिल्में। आप अपने सफ़र से खुश हैं अभी की स्थिति से? जी, मैं खुश हूँ। शुरुआती दौर में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा 5 साल से ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा यहाँ पे। फिनंशियली बहुत कठिन दौर से गुज़रना पड़ा, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जेएनयू के दोस्तों का, कि जिन्होंने मेरी फिनंशियल हेल्प की। उन्होंने ही गीतकार मुझे बनाया है, उन्होंने मेरी हर कदम मदद की है, और मैं खुश हूँ कि मेरे काम का वाजिब पैसा मुझे मिल रहा है। तो मेरा सपना हुआ करता था कि मेरी दादी बचपन में कहती थी, जब मैं काम नहीं करता था कुछ, तो घर वाले बोलते थे कि ये काम नहीं करेगा तो इसका कैसे धर्म कर्म चलेगा। तो मेरी दादी कहती थी, इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलेगा तो इसकी आवाज़ बिकेगी। क्या बात है। तो दादी की बातों का असर या उनका इंस्पिरेशन, उनकी हौसला अफजाई शायद मेरी ज़िंदगी में ये काम आया है कि लिखने के पैसे मिलने लगे हैं, और मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, और अपनी कमाई से मैं पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को और ख़ुद को चला रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर बहुत संक्षेप में कहना तो क्या कहेंगे आप? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जैसा कि लोग पूछते हैं कि आप दूसरे जो आना चाहते हैं मुंबई में, सिनेमा में आना चाहते, काम करना चाहते, तो उनके लिए क्या? तो मैं यही कहूँगा कि मेरा मानना है कि इससे साफ सुथरी जगह सिनेमा से क्रिएटिव लोगों के लिए, ख़ास तौर से सिनेमा जैसी अच्छी जगह कहीं नहीं है भारत में। और अगर आपके पास टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे आइए, आपको काम मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको काम मिलेगा, और बुला के काम मिलेगा। दूसरी किसी भी जगह में अगर आप एकेडमी में जाना चाहते हैं, हमें पता है कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग जो है बाहर हो जाते हैं, और जो वाइस चांसलर के करीबी हैं, जो प्रोफेसर के करीबी हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो तमाम सिस्टम में गड़बड़ियां हैं। मेरा मानना है कि बॉलीवुड में गड़बड़ियां नहीं है। मेरा मानना है कि आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, तो आप आइए, यहाँ पे आपको बुला के काम दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर। बहुत और मैं अपने जो हमारे सदस्य हैं इस ग्रुप के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग देख सके या बाद में देखेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो आपसे, कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी जानना चाहते हो, तो अपना सवाल यहाँ पर लिख दें, और मैं आपसे आश्वासन चाहूँगा कि आप उन सवालों के जवाब खुद आकर के दे देंगे वहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, धन्यवाद।